Welcome to my class, student. It's English Honeydew. We are doing a poem on the grasshopper and the cricket, and this is the session 5. In this particular poem, this is written by John Keats. आपको grasshopper और cricket के through जो पोएट है जॉन किट्स है, उन्होंने नेचर की एक बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया. व्हाट इज द गुड पॉइंट, व्हाट इज द गुड थिंग अबाउट नेचर इज दैट कि nature is always happy, it always sings, it's always in joyful mood, whatever the situation is, whatever the weather is. So this particular poem gives us a moral lessons कि whatever the circumstances are, you should always remain happy and cheerful, and this what nature teaches us. Now, unlike the ant and the cricket, page 21, which tells a story, this is a nature poem. In the ant and the cricket, you must have heard. मेरा ये सेशन है, आप ऐप में जाइए. ये जो चैप्टर, ये जो पोएम है, ये मैंने पूरा उसमें किया है, बताया है. आप उससे इसको रेफर कीजिए. I don't want to say the same thing again in this session. So go to that chapter and enjoy my entire sessions on this particular poem. तो ये एक स्टोरी को बताती है जो एंट एंड द क्रिकेट है. एंड लेकिन ये जो है दिस इज ए नेचर पोएम. इन इट द ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट डू नॉट अपीयर एज कैरेक्टर्स इन अ स्टोरी. तो ये जो एंट एंड द क्रिकेट है ये एज ए कैरेक्टर आए थे, लेकिन यहाँ पर जो है ग्रास हॉपर और क्रिकेट एज ए कैरेक्टर नहीं आए हैं यहाँ पर इस पोएम में. रादर दे एक्ट एज सिंबल्स. ये एक सिंबल के रूप में आए हैं, एक संकेत के रूप में यूज हुए हैं. is suggesting something else. और ग्रासहॉपर और जो आपके क्रिकेट है ये दोनों कुछ अलग सजेस्ट कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं. रीड द पोएम, नोटिस हाउ द पोएट्री ऑफ अर्थ कीप्स ऑन थ्रू समर एंड विंटर इन अ नेवर एंडिंग सॉन्ग. तो जैसा कि मैंने जैसे सेशन स्टार्ट करते ही मैंने आपको बताया, जो प्रकृति है वो कभी भी उदास नहीं होती. हर समय प्रकृति गीत गाती है मधुरता के साथ. एंड इट ऑलवेज सिंग ब्यूटिफुल सॉन्ग्स. तो यहाँ पर नेवर एंडिंग सॉन्ग है प्रकृति का. तो चाहे जैसे भी सर्कमस्टांसेस रहे, जैसे भी कंडीशंस रहे, नेचर इज ऑलवेज हैप्पी. और यही वो हमें सिखाना चाहती हैं. और इस पोएम में जॉन किट्स ने इसी पर्टिकुलर लेसन को समझा और इन्होंने पोएम के जरिए हमें समझाने की कोशिश की. द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड. सबसे पहली लाइन है, देखो जो अर्थ की जो पोएट्री है, इसका जो गीत है वो कभी मरता नहीं है. द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड. इट इज ऑलवेज लाइवली, ऑलवेज चीयरफुल. When all the birds are faint with the hot sun. hot sun कब आता है? जबकि birds faint हो जाते हैं, जब बहुत गर्मी पड़ती है. जब बहुत गर्मी पड़ती है सारे birds जो है वो बेहोश हो जाते हैं. all are faint and hide in cooling trees. और सब पेड़ों पे चले जाते हैं, घने घने पेड़ों में छिपने जाते हैं, कूलिंग ट्रीज में छिप जाते हैं. A voice will run from hedge to hedge about the new moon mead. लेकिन एक आवाज है वो गूंजती है hedge to hedge, boundary to boundary about the new moon mead. जो नया मीडो है, जो अभी अभी जिसको मोर्निंग किया गया है, अभी अभी जिसको संवारा गया है, उस मीडो में एक वॉइस गूंज रही है. That is the grasshopper, जो कि grasshopper का है. He takes the lead in summer luxury he has never done. तो वो क्या करता है इस समय जब सारे birds कूलिंग ट्रीज की में हैं, अपने आप को कूल कर रहे हैं, धूप से फेंट हो रहे हैं, जो grasshopper है उसने लीड लिया है, वो आगे है, बढ़ा है और वो समर एंजॉय कर रहा है. उसके लिए ये एक लग्जरी है, समर लग्जरी. With his delights, for when tired out with fun, he rests at ease beneath some pleasant weed.
तो वो बहुत ही आराम से लग्जूरियस लाइफ हम कैसे जीते हैं, बहुत ही कंफर्टेबली। तो इतनी तेज गर्मी में कौन कंफर्टेबली गाना गा रहा है, कौन कंफर्टेबली आवाजें निकाल रहा है? वो ग्रास हॉपर है और वो बहुत खुश है। तो जब वो टायर्ड हो जाएगा, फॉर व्हेन टायर्ड आउट विथ फन, जब वो इतना आनंद उठा के, इतना फन करके जब वो टायर्ड हो जाएगा, तब वो बहुत ही आराम से रेस्ट करेगा बीनीथ सम प्लेजेंट वीड, कुछ जो वीड है उसके नीचे जाके वो आराम करेगा। दैट मीन्स कि द पोएट्री जो है अर्थ की, वो कभी भी खत्म नहीं होती, डेड नहीं होती। कहीं ना कहीं कोई तो है जो तान छेड़ता है, सुरीला गाना गाता है। प्रकृति की आवाज कभी भी नहीं मरती। इट्स ऑलवेज जॉयफुल, नेचर इज ऑलवेज जॉयफुल, ऑलवेज cheerful, and we'll have to look around us. If there is loneliness inside us, so we'll have to look outside of yourself. Then only you can find joy and happiness, and you can forget your own sadness and loneliness. तो ये जो पोएम है, ये हमें ये फर्स्ट पार्ट हमें ये बताता है, तेज गर्मी में, हार्श कंडीशंस, व्हेन वी आर हैविंग हार्श लाइफ, जब हमारा जीवन बहुत ज्यादा हमें परेशान कर रहा होता है, हम बहुत कठिन परिस्थिति में हम रह रहे होते हैं, तब भी अगर आप अपने चारों तरफ देखें, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ग्रास हॉपर अपनी आवाजें निकाल रहा होता है और फन कर रहा होता है, खुश हो रहा होता है। दैट मीन्स you will have to be cheerful in all your situations. The poetry of earth is ceasing never. तो जो poetry of earth है वो कभी नहीं stop होती, ceasing never. On a lone winter evening, जब winter evening में कोई नहीं रहता, अकेला जब रहता winter evening, the frost has wrought a silence, और जो frost है वो silence को लेकर आता है। From the stone there thrills, पहाड़ों से जब फ्रॉस्ट जो है वो साइलेंस लेकर आता है, तब पत्थरों से एक आवाज आती है, थ्रिल्स, इट्स अ क्राई, द क्रिकेट सॉन्ग। तो उस समय किसका गीत बजता है? जब बहुत ठंड रहती है, विंटर इवनिंग एंड लोन विंटर इवनिंग, तो जो क्रिकेट है वो गीत गा रहा होता है, इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर। और उस समय वो उस वातावरण में भी वो वार्मथ लाता है और वो इंक्रीज होता रहता है दिन प्रतिदिन उसके गीत से, उसके संगीत से। एंड सिंस टू वन इन drowsiness half lost the grasshoppers among some grassy hills। और उस समय ग्रास हॉपर्स क्या कर रहा होता है? कुछ कहीं किसी ग्रासी हिल्स में हाफ लॉस्ट वो ड्राउजीनेस में रहता है। एंड सिंस टू वन इन ड्राउजीनेस हाफ लॉस्ट द ग्रास हॉपर्स अमंग सम ग्रासी हिल्स। तो इस तरह से हमने क्या देखा, ये जॉन किट्स की पोएम है। Wrought means brought about, thrills means come through loud and clear, new mown meat recently cut, just mown meadows। और ये देखो, नाउ हियर्स जॉन किट्स। इनकी जो कविताएं हैं वो बहुत ही डेप्थ की होती हैं। इनकी जो कविताएं हैं उनको आप कभी भी सिर्फ ऊपरी मीनिंग्स में नहीं ले सकते हैं, इनके अंदर बहुत डेप्थ होती है। तो इस पर्टिकुलर पोएम में भी उन्होंने हमें यही बताया है कि कोई भी कंडीशन हो, आप देखेंगे प्रकृति की तरह हमें भी जॉयफुल रहना है, चीयरफुल रहना है। नाउ जॉन किट्स के बारे में जान लेते हैं। बॉर्न ऑन 31 October 1795 इन लंडन, इंग्लैंड। नाउ डाइड 23 February 1821, Rome। He was one of the prominent figures in second generation of romantic poets। उनका फेमस है Ode to Autumn, La Belle Dame sans Merci, The Eve of Saint Agnes and Hyperion। ये बहुत बड़े कवि थे। वर्किंग विथ पोएम, चलो अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। डिस्कस विथ योर पार्टनर द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ अ पोएम। अ पोएम इज मेड ऑफ वर्ड, दिस इज अ डेफिनेशन। कविता कहते किसे हैं?
अ पोएम इज मेड ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन अ ब्यूटिफुल ऑर्डर। आप जब भी कोई कविता देखोगे, आपको देखोगे एक स्ट्रक्चर होता है पोएम का, तो स्ट्रक्चर को ब्यूटीफुली वो जो ऑर्डर होता है उसको मेंटेन किया जाता है। These words when read aloud with feeling, और इन्हीं वर्ड्स को जब आप जोर से फीलिंग्स के साथ पढ़ते हैं, have a music and meaning of their own, तो ऐसा लगता है कि उनका खुद का एक संगीत है और उनका खुद का एक अर्थ है। तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो पोएम इज एन आर्टिस्टिक पीस, हम सभी जानते हैं हर कोई कविता नहीं लिख सकता है। कविता लिखने में एक स्किल चाहिए, कविता एक आर्ट है, कविता लिखना सीखा जाता है, सीख के आप लिख सकते हैं। तो क्योंकि एक रिदम होता है, एक ब्यूटीफुल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स होता है, आप कविताओं को कहानियों की तरह नहीं लिख सकते। इट विच कंटेन्स अ थीम एंड इज यूजुअली रिदमिकल एंड मेटामॉर्फिकल। मेटामॉर्फिकल जो आप लिख रहे हैं, आपके अंदर जो भाव है, उस भाव को आप शब्दों के जरिए लिख रहे हैं। तो वो जो शब्द है यहाँ पर, जैसे ग्रास हॉपर और क्रिकेट को कवि ने समर एंड विंटर को सिंबलाइज करने के लिए यूज किया, लेकिन हम सिर्फ ग्रास हॉपर और क्रिकेट को ही हम नहीं देख रहे हैं, हम उनके भीतर जो कवि ने समझाने की कोशिश की है कि तेज गर्मी में जब बर्ड्स फेंट हो जा रहे हैं, कूलिंग प्लेस ढूंढ रहे हैं, तो ग्रास हॉपर जो है वो गीत गा रहा है। और लोन विंटर इवनिंग में जब फ्रॉस्ट जो है उसने क्या किया, साइलेंस को लेकर आया है, उस समय किसकी आवाज सुनाई पड़ रही है? क्रिकेट के सॉन्ग की आवाज सुनाई पड़ रही है। मतलब प्रकृति हमेशा गुनगुनाती है। पोइट्री ऑफ अर्थ नेवर स्टॉप्स। तो वही है, ये मेटामॉर्फिकल मीनिंग है उसका। A beautiful arrangement of words beautify and add to the essence of poem। तो ये जो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है वो ब्यूटीफाई करते हैं, सुंदरता देते हैं एसेंस ऑफ पोएम को, और एक भाव देते हैं। पोएम्स आर सपोजली रेड अलाउड टू फील द इंटेंस पैशन एंड इमोशन विथ विच दे हैव बीन कंपोज। तो जब हम पोएम पढ़ते हैं तो हम पोएम को एक इस तरीके, पोएम पढ़ने का भी एक तरीका होता है, जब हम उसके पूरे स्ट्रक्चर के साथ, पंक्चुएशन मार्क्स के साथ जब हम पढ़ते हैं तो हम वो फील कर सकते हैं जिस फीलिंग के साथ राइटर ने उसे कंपोज किया है। तो फील द इंटेंस पैशन एंड इमोशन विथ विच दे हैव बीन कंपोज्ड। द राइमिंग वर्ड्स पुट वेरियस आइडियाज एंड इमेजिनेशंस ऑफ द पोएट इन सिंक। तो जो पोएट जब लिखता है तो वो उन वर्ड्स को ध्यान में रखता है जो उसके भाव को उतार सके पन्नों पर। तो उसके इमेजिनेशन और उसके आइडियाज को वो एक सिंक में उतारता है वर्ड्स के द्वारा। इन अ पोएम द वर्ड्स आर चोजन फॉर देयर साउंड। उनके साउंड के आधार पर वर्ड्स चूज होते हैं। एंड द इमेजेस दे सजेस्ट, और क्या बताना चाह रहे हैं कवि, उसके अकॉर्डिंगली वर्ड सजेस्ट किए होते हैं। नॉट जस्ट फॉर द ऑब्वियस मीनिंग, और सिर्फ वो ऊपरी ही मीनिंग को ध्यान में नहीं रखा जाता। द वर्ड्स आर अरेंज्ड इन सेपरेट लाइन्स। आपको पता है वर्ड सेपरेट लाइन्स में अरेंज होते हैं, यूजुअली विद अ रिपीटेड राइम। वहां पर राइमिंग होती है और एक रिदम होता है। एंड ऑफन द लाइन्स राइम एट द एंड। सो व्हेन अ पोएम इज रिपीटेडली रिसाइटेड, वी सबमर्ज्ड इनटू द डेप्थ ऑफ द इनर मीनिंग एंड दैट द पोएम and depth of the inner meaning that the poem contains। तो जितना हम पोएम को पढ़ते हैं, जोर जोर से उसको पढ़ते हैं, तो हम उसके भाव को और समझते जाते हैं। and is submerged into the depth of the inner meaning। Now the poetry of earth is not made of words. What is it made of as suggested in the poem? So the poetry of earth is not made of words but of the song and the rhythm produced by grasshoppers and crickets in various seasons। तो जो पोइट्री ऑफ अर्थ है ये शब्दों से नहीं लिखी हुई है, शब्दों से इसको नहीं लिखा गया है, ये उन आवाजों से लिखा गया है, उस म्यूजिक से लिखा गया है जो ग्रास हॉपर्स एंड क्रिकेट्स वेरियस सीजन्स में बताते हैं, गुनगुनाते हैं। यहाँ पे ग्रास हॉपर्स एंड क्रिकेट्स ऐसे लोगों को सिंबल कर रहे हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को जॉयफुली रख सकते हैं, चेयरफुली रख सकते हैं।
The music of the nature never loses its charm even with changing seasons. आपने देखा जैसी भी परिस्थिति हो, जो प्रकृति का जो म्यूजिक है वो चेंज नहीं होता, इट इज कंटिन्यूअसली, इट्स देयर, प्रेजेंट देयर. समर एंड विंटर आर द टफेस्ट सीजन्स ऑफ द ईयर. और आपको पता है गर्मी और जाड़ा टफेस्ट सीजन होते हैं, इसमें भी प्रकृति गुनगुनाती है. In summer it is extremely hot and in winter it is very cold. So in these two seasons there are rare songs of joy and music on earth. तो जब बहुत गर्मी और जब बहुत जाड़ा पड़ता है तो कहीं कहीं ही म्यूजिक ऑफ जॉय सुनाई पड़ता है, लेकिन ग्रास हॉपर्स एंड क्रिकेट जैसे लोग हैं जो इस विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को संभालते हैं, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखते हैं और अपने आप को अच्छे सिचुएशंस में रखने में कामयाब होते हैं. But here the poet points to the poetry of earth during summer and winter. In summer, the grasshopper seems to be excitedly hopping around tirelessly, while even in lonely and dark winter nights, one can identify the shrill voice with which the insect cricket sings. तो समर में ग्रास हॉपर है जो एक्साइटेडली हॉपिंग करता है, चारों तरफ घूमता रहता है, और जो डार्क विंटर है, लोनली डार्क विंटर, वहाँ जो इंसेक्ट क्रिकेट है वो गीत गाता रहता है. Now find in the poem lines that match the following. The grasshopper's happiness never comes to an end. The cricket song has a warmth that never decreases. In summer luxury he has never done with his delights. The cricket song in warmth increasing ever. Which word in stanza 2 is opposite in meaning to the frost? The word frost in stanza 2 differs in meaning with the word grassy. Right? Frost has a chilly reference, which means degree or state of coldness sufficient to cause the freezing of water. The meaning lacks a green life feeling which is present in the word grassy. तो ये जो फ्रॉस्ट है इतना कोल्ड है, तो वो ग्रासी जो है वो एक ग्रीन लाइफ को बता रहे हैं. यहाँ पर एक जीवन है उसको बता रहा है. ग्रासी मीन्स समथिंग विच इज लाइक ग्रास और पर्टेन्स टू ग्रास. तो ये ग्रासी जो है वो फ्रॉस्ट का ऑपोजिट है, क्योंकि फ्रॉस्ट लाइफ नहीं है बता रहा है, लेकिन ग्रासी जो है वो लाइफ है बता रहे हैं. लाइफ फीलिंग. द पोएट्री ऑफ अर्थ कंटिन्यूज राउंड द ईयर थ्रू अ साइकिल ऑफ 2 सीजन्स मेंशन ईच विद इट्स रिप्रेजेंटेटिव वर्ड. The poetry of earth continues round the years through the summer and winter. In summer, the grasshopper's voice represents the poetry of the earth, while in winter, the cricket song represents the poetry of the earth. Write the theme of the poem. Like other poets, Keats also much moved by the nature. He here presents whatever the season is. The music and poetry never ends, whether it is hot summer or it is cold winter. Poetry and music of earth never ends. Here in the poem, the grasshopper symbolizes the summer season and the cricket symbolizes the winter. Write the structure of the poem. The whole poem is an example of Petrarchan sonnet. It consists of 14 lines. आप देखोगे. The full poem is iambic pentameter. The rhyme scheme of the poem is A B B A, A B B A, octave, and C D E, C D E, sestet. The first 8 lines are called octave and rest 6 lines are called sestet. The 9th number line is called volta. So, what have we learned today? We have learned the entire poem with its question answer, with its structure. So, learn the poem, recite it everywhere and learn from nature. Remain happy whatever the situation you are facing. In the next session, I will be here with a new chapter. Till then, have a good revision of this entire chapter. I will meet you in the next session. Thank you.